नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं दम है तो हमें रोको। राहुल ने कहा कि भाजपा राज में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ी, रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल हुआ, गब्बर टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर से मार्च के बीच में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था की दिक्कतें कम होंगी। उन्होंने संकेत दिए कि महंगाई में कमी आने पर आरबीआई को कठोर मॉनेटरी पॉलिसी वाले फैसले लेने की दरकार नहीं पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा समय में सप्लाई आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है और सभी इंडिकेटर्स वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच अर्थव्यवस्था की बेहतर रिकवरी के संकेत दे रहे हैं और हमारा अनुमान है कि 2022-23 की दूसरी छमाही में महंगाई में कमी आ सकती है। श्रीलंका में एक बार फिर हालात खराब हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए हैं। कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखे जा सकते हैं, तो कुछ अंदर सोफा पर बैठकर आराम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शनिवार को एक बार फिर उग्र हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास को घेर लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति के आवास में घुसने से पहले ही राष्ट्रपति को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति आवास में घुसने से रोका जा सके। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बता दें कि श्रीलंका में बीते कई महीनों से पेट्रोल डीजल की कमी सहित कई बुनियादी मसलों को लेकर लोग सड़क पर हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सभी पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सर्वदलीय सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो जाना चाहिए। श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति राजपक्षे से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया है, लेकिन राजपक्षे इस्तीफा देने के बजाय कहीं जाकर छिप गए हैं या फिर देश छोड़कर भाग गए हैं। देश भर से प्रदर्शनकारी बसों, ट्रेनों और ट्रकों में सवार होकर शनिवार को कोलंबो पहुंचे और उन्होंने आर्थिक तबाही से बचाने में सरकार की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के लिए घर जाना होगा जैसे नारे लगाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे कहाँ छुपे हैं कोई नहीं जानता। सरकार के पास भी कोई सूचना नहीं है। वो देश में हैं या नहीं इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। वो शिप से भागे हैं या हेलीकॉप्टर से, इस बारे में भी कुछ भी साफ नहीं है। राष्ट्रपति आवास अभी भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। प्रदर्शनकारी कभी उनके स्विमिंग पूल में नहाते दिख रहे हैं तो कुछ बेड पर लेटे हुए तो कई राजपक्षे के किचन में घूमते दिख रहे हैं। राजपक्षे शनिवार को उस समय भागे जब हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर उनके आवास में प्रवेश किया। श्रीलंका के लोकप्रिय पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या शनिवार को प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने ट्वीट कर जनता के आंदोलन का समर्थन किया। जयसूर्या इससे पहले भी जनता के आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को बैरिकेड्स तोड़कर कोलंबो में उनके आधिकारिक आवास में प्रवेश किया। जयसूर्या ने कहा कि उन्होंने कभी भी देश को इस तरह एकजुट नहीं देखा कि एक असफल नेता को बाहर निकालने के लिए लोग सड़कों पर आ गए। सनत जयसूर्या भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए और कहा कि वो हमेशा श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोग जल्द ही जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन ये बिना किसी उल्लंघन के जारी रहना चाहिए। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में जयसूर्या ने लिखा, घेराबंदी खत्म हो गई है, आपका गढ़ गिर गया है, लोगों की शक्ति की जीत हुई है, कृपया अब इस्तीफा देने की गरिमा रखें। श्रीलंका में हालात इस कदर खराब हैं कि बीते कई महीनों से हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा के पावर कट श्रीलंका में लग रहे हैं। ईंधन की भारी कमी है और इस वजह से बिजली नहीं बन पा रही है। हुकूमत के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं बची है कि वो दूसरे देशों से कोयला और तेल खरीद सके। पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से लोगों को पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और वो अपनी कारों को पेट्रोल पंप पर ही छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। लगातार बदतर होते हालात के बीच कई महीनों में बड़ी संख्या में लोग भारतीय राज्य तमिलनाडु भी आ चुके हैं। दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हालात की वजह से ही पेट्रोल पंप पर और सभी प्रमुख जगहों पर फौज को तैनात करना पड़ा था। पूरे देश में जरूरी सामानों की जबरदस्त किल्लत है और डॉलर और विदेशी मुद्रा का भी भयंकर संकट बना हुआ है। लोगों के घर का खर्च 3 गुना तक बढ़ गया है और दूध का पाउडर, चावल, दाल के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। दवाएं या तो बहुत महंगी हो गई हैं या मिल ही नहीं रही हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पावर शेयरिंग पर अंतिम रूप दे दिया गया है। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के दोनों नेताओं ने शुक्रवार रात गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास शुक्रवार को बादल फट गया। इसमें अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग लापता हैं। 15,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। बादल फटने की घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई। गुफा के पास से पानी का भारी बहाव हुआ। घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। घटना के बाद फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद गुफा के ऊपर और किनारे से अचानक पानी का बहाव आया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों और अन्य एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान जारी है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद हुए हादसे के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में पूछा कि इतनी जोखिम भरी जगह पर किस आधार पर टेंट लगाए गए थे। इसकी जांच होनी चाहिए। ये पहली बार है जब वहां टेंट लगाए गए हैं। ये एक मानवीय भूल हो सकती है। सरकार को बताना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को अच्छा मुआवजा देने की मांग की। हाईकोर्ट द्वारा ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर के एक मामले में 5 दिनों की अंतरिम जमानत देने के कुछ घंटों बाद ही लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एक वारंट जारी किया है। मोहम्मद थाने में पिछले साल दर्ज मामले में जुबैर पर 2 गुटों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है। लखीमपुर खीरी कोर्ट ने जुबैर को 11 जुलाई को पेश होने के लिए तलब किया है। लखीमपुर खीरी मामला पिछले साल सितंबर में अदालत के निर्देश पर दायर किया गया था। शुक्रवार को लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया और जुबैर के खिलाफ वारंट ले लिया और सीतापुर जिला जेल में बंद जुबैर को वारंट की तामील की। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान किया है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें सपा की तरफ से कभी भी किसी बैठक में नहीं बुलाया गया। परसों भी यशवंत सिन्हा यहां आए थे, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। राजनीतिक परिपक्वता की कमी के चलते ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमज़ोर हो रही है और लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ हमें बुलाया जाएगा और जो हमसे वोट मांगेगा उसे हम वोट देंगे। इससे पहले भी हुए राष्ट्रपति चुनाव में सपा ने हमें ना बुलाया और ना ही वोट मांगा था। पिछली बार जब रामनाथ कोविंद जी ने मुझसे वोट मांगा था तो हमने उन्हें वोट दिया था। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को सपा गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोजित डिनर में शिरकत की। ये डिनर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में लखनऊ में रखा गया था। इसमें शिवपाल यादव भी शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। साधना गुप्ता ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। पिछले 1 हफ्ते से उनकी तबीयत काफी खराब बनी हुई थी। बता दें, मुलायम सिंह से साधना गुप्ता की शादी उनकी पहली पत्नी मालती देवी की मृत्यु के बाद 23 मई 2003 को हुई। पंजाब सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाए जाने के फैसले को लेकर राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। इस कमेटी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन और लोगों से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को राय देगी। भगवंत मान सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी के चेयरपर्सन और सदस्य राज्य सरकार से किसी भी तरह की कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। इस कमेटी का चेयरपर्सन सरकारी बैठकों में भाग लेगा और सरकार को अपनी सलाह भी देगा। कमेटी के गठन के नियम और शर्तें ऐसी हैं जिसका चेयरमैन किसी राज्यसभा सांसद को बनाया जाएगा और सांसद पर लाभ के पद के नियम के उल्लंघन का आरोप भी नहीं लगेगा। लेकिन पंजाब कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के शासन को आउटसोर्स करना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के किसी भी राज्यसभा सांसद को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा और ये गलत है। बीजेपी ने भी इसे लेकर विरोध जताया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कमेटी की कानूनी वैधता को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों अलग से एक संवैधानिक प्राधिकरण बना रहे हैं जबकि इसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये कोई सुपर कैबिनेट या सुपर सीएम बनाने की साजिश है। बता दें, इससे पहले अप्रैल में दिल्ली और पंजाब की सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर बवाल हुआ था। तब पंजाब में विपक्ष ने कहा था कि समझौता करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। सुनाक ने ट्वीट कर अपनी दावेदारी की घोषणा की और कहा कि आइए विश्वास बहाल करें, अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत करें और देश को एकजुट करें।
बता दें, जॉनसन के इस्तीफे के बाद पार्टी के नए नेता का चुनाव होगा जो देश के प्रधानमंत्री का पद संभालेगा। बता दें, सुनाक ब्रिटेन के वित्त मंत्री का पद संभालने वाले भारतीय मूल के पहले राजनेता हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटेन के पीएम बनने वाले वो पहले भारतीय मूल के नेता भी होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।